हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत से कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो ये कैसे कैसे कथन को सिद्ध करते हैं और किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कथन क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो कथन होते हैं, बहुत सारे कथन ऐसे होते हैं जो कि प्राकृत संख्याओं पर या फिर पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे कथनों को गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, उसके मुख्य चरण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कथन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कथन। कथन क्या होता है, ठीक है। कथन मीन्स स्टेटमेंट। किसको स्टेटमेंट कहा जाता है? तो गणित में जो कथन होता है वो जो ऐसा वाक्य होता है, कथन के बारे में अगर देखें तो कथन एक ऐसा वाक्य होता है, ऐसा वाक्य होता है जो सत्य अथवा असत्य होता है, ठीक है। कथन एक ऐसा वाक्य होता है जो प्योर या तो सत्य होता है या तो क्या होता है, असत्य होता है, उसको कथन कहा जाता है, ठीक है। गणित के भाषा में उसी को कथन बोला जाता है जो कि प्योर सत्यता या असत्यता को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि 5 जो है बड़ा है 2 से, है ना, तो यह एक कथन है कि नहीं है। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये एक कथन होता है, क्योंकि ये सही बात है कि जो 5 है वो 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि ये 10 जो है वो छोटा है 2 से, अगर मैं एक और के बारे में बात करूं कि 10 जो है वो छोटा है क्या से, 2 से, तो यह एक कथन है कि नहीं है? तो यह भी एक कथन है। क्यों कथन है? क्योंकि यह प्योर असत्य को दर्शा रहा है, क्योंकि 10 जो होता है 2 से बड़ा होता है, 2 से छोटा नहीं होता है। अर्थात ये जो होता है प्योर असत्यता की पुष्टि कर रहा है, इस कारण से ये भी एक क्या है, कथन है। तो ऐसे कथनों को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कथन के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से जो कथन होते हैं उसको सिद्ध किया जाता है। तो उसके मुख्य चरण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मुख्य चरण में से सबसे पहला स्टेप देखते हैं। पहला सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कथन होते हैं उसके 2 साइड होते हैं, या तो लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है, या तो एक ही कथन होता है जो लिखा रहता है कि 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, या फिर 64 का गुणज है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले अगर 2 पक्ष हैं तो उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 रखा जाता है। सबसे पहले जो कथन होता है उसको या तो fx से दर्शाते हैं या तो px से दर्शाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले n बराबर 1 रखा जाता है, और अगर n बराबर 1 के लिए इसमें से देखते हैं कि उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसके राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, किसके लिए, n बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो n बराबर 1 के लिए वो जो कथन होता है वो सत्यता की पुष्टि करता है, अर्थात वो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होता है। अगर n बराबर 1 के लिए वो सत्य हो जाता है तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, ये अगर 2 साइड है तो अगर एक ही साइड है तो वो उसको देखते हैं, जो भी उसमें प्रॉपर्टी बोला रहेगा, जो भी उसके गुण बोला रहेगा कि वो 4 से गुणज है या 5 से गुणज है, तो वो गुणज होना चाहिए, तब जा करके उसकी पुष्टि करता है। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं, और उसके बाद अगर वो सत्य होता है तो उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक एज्यूम करते हैं, एक नया शब्द एज्यूम करते हैं, कोई भी एक नया संख्या एज्यूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, m रखते हैं या तो k रख लेते हैं, है ना, और यह मानते हैं कि n बराबर m या k के लिए सत्य होगा। यह मान लेते हैं कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर m के लिए या k के लिए वो सत्य होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करते हैं, तीसरा n बराबर m धन 1 के लिए, n बराबर m धन 1 के लिए, या k के पद में लिखेंगे तो k धन 1 के लिए, है ना, उसकी जांच करते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना रहता है, जांच करना रहता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी जांच करते हैं और इसमें भी हम लोग ये पाते हैं कि इसके लिए भी दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं, तो उस कंडीशन में वो फिर गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें से देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, देखिए इधर अगर कोई अगर एक साइड दिया है तो वो फलन होता है, तो उसको फलन को हम लोग px से या तो pn से, n के पद में है तो n से, x के पद में है तो n से, या तो fn से, ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर एक पक्ष दिया है तो, और दो पक्ष दिया है तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं n बराबर 1 रखते हैं, और n बराबर 1 रख करके उसके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो n बराबर 1 के लिए वह सत्यता की पुष्टि करता है, अर्थात n बराबर 1 के लिए वो क्या है, कथन सत्य होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, n बराबर m या k के लिए हम लोग ये मानते हैं, देखिए यहां पर हम लोग ये मानते हैं n बराबर k या m कोई एक राशि लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो जिसके लिए ये माना जाता है कि उसके लिए ये एक सत्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग n बराबर m धन 1 या तो k लिखेंगे तो k धन 1 के लिए उसकी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद अगर इसमें भी वो दोनों पक्ष बराबर होते हैं या तो उसकी सत्यता की पुष्टि करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये मान लेते हैं कि यह गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, 1 धन 2 धन 3 धन डैट डैट डैश धन n इक्वल टू है n धन 1 बटा 2। ठीक है, और यहां पर लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये जो है सभी जो n होते हैं वो एक प्राकृत संख्या के लिए हैं। ठीक है, तो ये जो सभी n जो है n के अवयव होना चाहिए, मतलब प्राकृत संख्या ही रख सकते हैं इसमें से, 1 2 3 4, मतलब 1.2 ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें तो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, n बराबर 1 के लिए सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए, तो इसमें से देखिए n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू n बराबर 1, मतलब एक पुट नहीं करता है, इसका पहला टॉपिक है, इसका पहला मेंबर को लेना है। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो इसका दूसरा को लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से तो इसमें से नहीं, हाँ ठीक, इसमें से n बराबर 1 रखेंगे तो पहला को लेंगे। तो चलिए देखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पहला मेंबर, ले लीजिए, इसका कितना है, 1 है, और RHS में चूंकि n बराबर 1 रख दीजिए तो यहां रख देते हैं। ठीक है, तो RHS में अगर देखेंगे तो यहां पर n बराबर 1 रख लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 1 धन 1 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, 2। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 2, माने कितना आया, 1। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए देख लीजिए, n बराबर 1 के लिए क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। यहां पर देखिए इसका मान भी 1 आया और इसका मान भी क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए ये कथन क्या है, तो यहां पर लिख लेंगे n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, अब हमको यहां पर पहला स्टेप खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले n बराबर 1 रखना था, n रखना 1 रखना था, मतलब कि देखिए इधर लेफ्ट साइड का अगर लेंगे तो ऐसे अगर प्लस प्लस दिया है तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला लेंगे। ठीक है, और इधर रख देंगे। अगर n बराबर 2 लेना है तो दूसरा को नहीं लेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो लेकिन 2 के लिए नहीं देखेंगे हम लोग, केवल 1 के लिए देखेंगे। तो ये 1 के लिए हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, n बराबर 1 के लिए सत्यता की पुष्टि कर दिया, तो अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, है ना, n बराबर 1 के लिए कथन अगर सत्य है तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि n बराबर m के लिए कथन सत्य होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक m लिए, एक संख्या लिए जो कि उस प्राकृत संख्या के अंदर का कोई भी अवयव हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग n बराबर m लिए और उसके लिए माने कि इसके लिए भी वो कथन सत्य होगा। ठीक है, सत्य है नहीं, मतलब एक के लिए सत्य है, इस कारण से m के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अब यहां पर रख देते हैं, तो यहां पर दोनों साइड में n बराबर m रखने पर, तो यहां पर लिख लेंगे n बराबर m रखने पर
तो चलिए सबसे पहले रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड 1 + 2 + 3 + दैट दैट डैश प्लस n के जगह में क्या पुट कर दिए, m रख दिए। अब इधर रखिए, तो यहां पर हो जाएगा m और ये हो जाएगा m+1 बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों ने माना कि इसके लिए सत्य है। ठीक है, एक खाली कल्पना किए हैं कि इसके लिए सत्य है। अब जब हम लोग इसके लिए अब अगला स्टेप देखेंगे, थर्ड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप भी हमारा पुष्टि करता है तो उस कंडीशन में ये गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से ये जो कथन है वो सिद्ध हो जाएगा। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सीधा सा इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग ये n = m-1 रखते नहीं हैं, बल्कि यहां पर देखते हैं कि इसका सीरीज कैसे बढ़ रहा है, ये जो संख्या है वो कैसे बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है। तो अगला शब्द हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, 3 के बाद 4 होगा। तो यहां पर भी अगर देखें तो यहां पर क्या होगा, तो अगर यहां पर m है तो अगला शब्द क्या होगा, m+1 होगा। अगला शब्द क्या होगा, m+1 होगा। नेक्स्ट यही स्टेप आएगा। तो यहां पर हम लोग रखेंगे नहीं, बल्कि यहां पर हम लोग ये यहां पर ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए इधर है ना, यहां पर ये जो दिखता है लास्ट, या इसके जगह में m+1 रखते हैं। ठीक है, मतलब उसके जगह में क्या रखना है, m+1 रखना है, और इसको रखना नहीं है बल्कि दोनों पक्षों में जोड़ना है। ठीक है, इसको रखना नहीं है बल्कि इस m+1 को दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में m+1 जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम लोग कितना जोड़ देते हैं, m+1 जोड़ देते हैं। तो ये हमारा अगर m+1 जोड़ दें तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + दैट दैट डैश, ये हो जाएगा m प्लस हो जाएगा m+1, और इधर साइड क्या हो जाएगा, ये होगा m+1 / 2 प्लस क्या हो जाएगा m+1। ठीक है, अब इसके बाद लेफ्ट साइड को इसका सॉल्व नहीं करेंगे, इसका राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं इधर से सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए इन दोनों में m+1 m+1, तो दोनों में क्या कॉमन है, m+1 कॉमन है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं m+1। अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां पर कितना बचेगा, ये बचेगा m/2 प्लस क्या बचा, 1 बचा। देखिए इधर अगर इसमें से m+1 और m+1 कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा, m/2 प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा m-1। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो m-2 बटा क्या हो गया, 2। अब इसके बाद इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m-1 और ये हो गया m-2 पूरे के बटा क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया। इस लास्ट स्टेप को हर एक जो m है उस पद को हमको m-1 के रूप में लिखना है। ठीक है, अगर k के टर्म्स में लिए हो तो k-1 के रूप में लिखना है। तो यहां पर देखिए सबको m-1 के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये तो ऑलरेडी m-1 है, ये जो है ये m-2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m-1 और m-2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m-1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए इधर ये जो m-1 है, m-1 उसके ऊपर में एक बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें से जितना भी m है वो m-1 के रूप में होना चाहिए। तो ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर मेन यही है। देखिए इधर इतना लाने के पश्चात आपको ये देखना है कि अगर हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में m-1 रखते तो क्या ऐसे आता, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखिए इधर अगर मैं यहां पर m-1 रखता तो लास्ट टॉपिक क्या मिलता मेरे को, n के जगह में m-1, जो कि मेरे को लेफ्ट साइड में मिला है। देख लीजिए लेफ्ट साइड में m-1 मिला है। अब इसके बाद देखते हैं राइट साइड क्या वैसी मिला जैसे रखने से मिलता। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर m के जगह में m-1 आया, इस n के जगह में भी क्या आया, m-1 आया। ठीक है, m मतलब m-1 आया, बाई क्या आया, 2 आया। माने सेम अगर रखते तो वैसे आता ना। ठीक है, लेकिन रखे नहीं है बल्कि उसको कैसे करके लाए हैं, जोड़ के लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो वैसे ही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि m-1 के लिए भी m-1
के लिए भी कथन सत्य है। ठीक है, m धन 1 के लिए भी कथन क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। देखिए, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमको सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, इसमें n बराबर 1 के लिए रखेंगे। तो n बराबर 1 के लिए इसको पहला शब्द लेना है, तो LHS 1 हो गया। यहां पर n बराबर 1 रख देंगे तो ये भी हमको 1 प्राप्त हुआ। तो देखें कि LHS और RHS क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। अब हम लोग ये मानते हैं कि माना कि n बराबर m के लिए भी कथन सत्य होगा। ठीक है, यहां पर हम ये मान लिए कि 1 के लिए सत्य है, इस कारण से n बराबर 1 के लिए भी कथन सत्य होगा। ठीक है, और यहां पर क्या कर देते हैं, उस समीकरण में n के जगह में क्या पुट कर देंगे, यहां पर रख देंगे m रख देंगे। तो दोनों पक्षों में m रख दिए, तो ये सेम रखेंगे, यहां पर m हो गया, यहां m हो गया, यहां m हो जाएगा। तो यहां पर देख लिए, रख लिया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद m धन 1 के लिए जांच करना है, रखना नहीं है, m धन 1 के लिए जांच करना है। अब जांच कैसे करते हैं, उसी को यहां पर मेन है। अगर इसको समझ गए, मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको सिद्ध करना आ जाएगा। तो देखिए इधर कैसे करते हैं, तो m धन 1 जब भी करना होगा तो यहां पर देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो देखिए सबके बीच में क्या रिलेशन है, प्लस, तो अगला भी प्लस ही होगा। और अगला शब्द क्या होगा, उतना को ऐड करना है। तो उसको कैसे जानते हैं, ऐसे सीधा सा, यहां पर जो n लिखा है उसके जगह में m धन 1 लिखेंगे और उतना दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। लेकिन अगर वहां पर n ना हो, मान लो यहां पर है 2n+1 लिखा है, मान लेते हैं कि वहां पर n नहीं लिखा है बल्कि 2n+1 लिखा है, तो उस कंडीशन में कितना जोड़ेंगे, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे जोड़ेंगे 2, ये जो n दिख रहा है उसके जगह में m+1 रख देंगे और +1 करेंगे, और ये जितना बनेगा उतना को हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। किसको देख करके, इसको देख करके। ठीक है, यहां पर n लिखा है तो उसके जगह में m धन 1 रखो और जोड़ दो, या कुछ भी लिखा है तो n के जगह में m धन 1 रखना है। अगर ये धन धन आया है तो जोड़ना है, गुणा गुणा आया है तो दोनों पक्षों में गुणा करना है, इस तरह से करना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर क्या लिखा था, n लिखा था, इस कारण से मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में m धन 1 जोड़ने पर तो ये जोड़ दिया, इधर भी राइट साइड में भी जोड़ देना है। अब इसके राइट साइड को हल कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कि राइट साइड में m धन 1 कॉमन है, तो ये आ गया कॉमन। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहां गुणा हो जाएगा तो m धन 2 बना, और इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये लास्ट स्टेप आया, सबको ऐसे गुणज गुणज में लिखना है। अब इसमें से जैसे ही लास्ट स्टेप आएगा तो सबको m धन 1 के पद में लिखना है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी m धन 1 के पद में है, ये m धन 2 के पद में है, तो इसको हम लोग क्या किए, 1 को अलग कर दिए तो 2 को 1 धन 1 लिख लिए, तो ये हो गया m धन 1, धन क्या हो गया 1। अब जितना m धन 1 है उसके ऊपर में बार लगा देंगे, बार कोष्टक ही है ना, ये भी बार मतलब कि बार बार वाला नहीं है, ये बार कोष्टक है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखिए अब इतने में सिद्ध हो जाता है। कैसे में सिद्ध होता है, इसको थोड़ा सा फिर से सोचना चाहे तो सोच सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग m धन 1 रखते तो लेफ्ट साइड क्या आता, लास्ट में m धन 1, और राइट साइड क्या आता, यहां पर आता m धन 1 और यहां पर भी आता m धन 1। धन क्या आया 1 बटा क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आना चाहिए, लेकिन रख के नहीं बल्कि दोनों पक्षों में जोड़ के या गुणा करके। ठीक है, अगर धन धन के रूप में है तो जोड़ के, तो इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसमें से एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, आपको फिर समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस दैट डैट डैश प्लस n स्क्वायर है, इक्वल टू दिया है हमारे पास एक क्वेश्चन है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई ये है 6 है ना, फॉर ऑल
n बिलोंग टू n। ठीक है, अगर हम लोग इसका वर्ग करके ऐसे करते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेम टॉपिक है, सेम अब समझ में आ जाएगा। अगर इसको मैं बताऊंगा तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए इधर कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहला वही टॉपिक है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं n बराबर 1 के लिए क्या होगा। तो इसमें से लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में से पहला शब्द लेना है 1 का वर्ग, माने कितना आया 1। अब इसके बाद हम लोग राइट साइड देख लेते हैं। तो राइट साइड में n बराबर 1 रखना है। तो चलिए रख देते हैं। ये हो गया 1, यहाँ पर 1 धन 1 और ये हो जाएगा 2 गुणित 1 धन 1 बटा क्या आया 6। अगर हम लोग इसको हल कर दें तो ये हो जाएगा 1 गुणित 2 गुणित ये 2 एकम 2 और 1 3 बटा 6 आ गया। ठीक है, तो ये भी 2 3 6 और ये भी 6 काट गया तो कितना आया 1। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड हैंड साइड कितना आया था 1 और राइट हैंड साइड भी कितना आया 1, अर्थात n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अतः n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए भी कथन सत्य होगा। n बराबर 1 के लिए भी कथन क्या होगा, सत्य होगा। और यहां पर जो m है उसी m में बिलोंग कर रहा है ना। अगर चाहेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर ऑल जो m है ना, जहां m जो है वो बिलोंग टू क्या के अंतर्गत आता है, नेचुरल नंबर, मतलब इसी के अंतर्गत का है। कोई m संख्या लिए जो कि उसमें से लिए हैं और जो उसके लिए भी हम लोग माने कि उसके लिए भी कथन क्या है, सत्य है। अब यहां पर अगर ये सत्य है तो सब में m पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 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 धन कितना का वर्ग हो जाएगा, m का वर्ग। यहां पर m रख देंगे ना, अगर m के लिए सत्य है तो n बराबर क्या रख लेंगे, m। तो इधर भी रख देते हैं। तो ये हो गया m धन 1 और ये हो जाएगा 2m धन 1 और बटा क्या आ गया 6। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ जाएंगे तो समझो कि क्वेश्चन हल हो गया। तो कैसे करते हैं, यहां पर देखिए अगला टॉपिक क्या है। तो सब देखिए क्या रिलेशन आया है, प्लस प्लस मतलब ऐड करना है, m धन 1 के लिए जांच करना है, लेकिन कैसे करते हैं उसको देखिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये लास्ट क्या लिखा है, m। ठीक है, n लिखा है n का वर्ग। तो यहां पर अगर हम लोग मैं n के जगह में m धन 1 रख दूं, n के जगह में मैं कितना रख दूं, n के जगह में अगर मैं n के जगह में m धन 1 रख दूं तो लास्ट मेरे को क्या मिलेगा, m धन 1 का वर्ग मिलेगा। अगर मैं इस n के जगह में m धन 1 रख देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, m धन 1 का क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। तो इतना को दोनों पक्षों में जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में कितना जोड़ने पर, m धन 1 का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 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 m का वर्ग। धन कितना जोड़ दिए, m धन 1 का वर्ग। इस साइड भी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा m धन 1 और ये हो जाएगा 2m धन 1 बटा 6 आ गया। अब इसमें से कितना जोड़ेंगे, m धन 1 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिए। ठीक है, तो इधर भी m धन 1 जोड़ दिए। अब इधर को सॉल्व करना है, केवल कौन सी साइड को सॉल्व करना है, इस साइड को। ठीक है, अब इसमें से कैसे सॉल्व करेंगे इसी को देखिए। इधर तो हमेशा कॉमन लेना है, हमेशा कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या कॉमन है, m धन 1 कॉमन है। तो इसमें से मैं लिया m धन 1 कॉमन ले लिया। तो यहां पर कितना बचा, m और 2m धन कितना बचा, 1 बटा 6 धन यहां पर कितना बच जाएगा, m धन 1 कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सबको गुणा में लिखना है, एक दूसरे के गुणा में। जैसे यहां बीच में धन है तो धन नहीं होना चाहिए, सब गुणा में होना चाहिए। तो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक ऐसे कर लेंगे, ये 6 यहां पर गुणा हो जाएगा तो इसको m को गुणा कर लेते हैं। तो 2m का वर्ग धन m हो गया और 6 इसमें गुणा हो जाएगा,
m धन 1 और पूरे के बटा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं, तो इधर मैं हल कर लेता हूं, देखिए इधर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया m धन 1। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहां पर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m का वर्ग धन m धन 6m धन क्या हो गया 6, पूरे के बटा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये कितना हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, 6m धन क्या हो गया 6। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया m धन 1। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m का वर्ग धन 7m धन क्या आया 6, पूरे के बटा कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही एक लाइन हुआ तो इसको फिर से गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर ये गुणनखंड विधि से इसको दो ठो भाग में तोड़ देते हैं, तो ये इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखिए इधर यहां पर क्या है, a इंटू सी कितना आया 6 दूनी 12, गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7, तो 4 तिया 12 और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2m का वर्ग धन हो गया 4m धन हो गया 3m धन क्या आ गया 6, पूरे के बटा क्या आ गया 6। तो इस तरह से और हल करेंगे तो ये हो जाएगा m धन 1। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो कितना कॉमन है 2m, तो यहां पर बचा m धन 2 बचेगा। यहां पर अगर देखेंगे तो कितना कॉमन है 3, तो ये हो जाएगा m धन 2 बचेगा, m धन कितना बचेगा 2 बटा क्या आ गया 6। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगला स्टेप देखेंगे तो यहां पर फिर हो जाएगा m धन 1 और इन दोनों में फिर क्या कॉमन आया m धन 2 कॉमन आया। ठीक है, तो बचा क्या 2m धन कितना बचा 3, पूरे के बटा क्या आया जी 6। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये गुणा ये गुणा ये गुणा तीनों गुणा के रूप में आ गया, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब इस लास्ट स्टेप को करना क्या है, तो ऊपर को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना, यहां को मिटा देता हूं। ठीक है, इसको करना क्या है, सबको m धन 1 के रूप में लेना है। तो अगर हम लोग सबको m धन 1 के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इधर ये तो ऑलरेडी m धन 1 के रूप में है। ठीक है, ये m धन 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m धन 1 धन 2, नहीं m धन 1 धन 1 ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 1 धन 1 लिख सकते हैं, तो ये भी m धन 1 के रूप में हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर है 2m धन कितना है 3 है, तो इसको हम लोग m धन 1 में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए ये क्या लिखा है 2m लिखा है, धन क्या लिखा है 3। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2m धन 2 धन 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि मेरे को 2 धन 1 ही लिखना था, 4 माइनस 1 क्यों नहीं लिख सकता, 4 माइनस 1 भी तो 3 होगा। तो उसका रीजन ये है, इधर देखिए है ना, इसमें से आपको, अच्छा इसमें का राइट साइड मिटा दिया, राइट साइड ऐसे था, देखिए इधर m था, n प्लस 1 था और 2n प्लस 1 था। ठीक है, बाई क्या था 6 था, मतलब n धन 1 और 2n धन 1 बटा कितना था 6 था। तो यहां पर को देखिएगा, यहां पर देखिए इधर, यहां पर सामने में क्या है, जितना n है उसके जगह में m धन 1 आएगा। ठीक है, तो ये n वाले को छोड़िए, यहां पर देखिए यहां पर कितना है 1, तो लास्ट संख्या 1 बनाना है और 1 बना करके जितना भी करना पड़े वो कर सकते हैं। तो जैसे 3 को हमको 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए 1 में और कितना जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि वो 3 बनेगा, तो सिंपल सा है 2 जोड़ेंगे तो बनेगा। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या किए हैं 2m धन 2 धन क्या कर लिए 1 कर लिए। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार, तो ये हो जाएगा m धन 1 और ये हो जाएगा m धन 1 धन 1, है ना, जोड़ मत देना है फिर से, और यहां पर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन लें तो ये भी क्या बन जाएगा m धन 1, धन क्या बना 1। ठीक है, अब इसमें से बटा क्या लिख लेते हैं 6। अब देखिए जितना m धन 1 बना उसको हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ही बार लगाओगे तो वैसे आना चाहिए जैसे रखने पर आएगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसका, देखिए ये राइट साइड था, लेफ्ट साइड तो आ ही गया, अगर मैं m धन 1 रखता तो लेफ्ट साइड m धन 1 का वर्ग आएगा, राइट साइड में भी वैसे ही आना चाहिए। तो यहां पर देखिए m धन 1 आएगा, फिर m धन 1 धन 1 आया है,
यहां पर क्या आया, 2 गुणित m धन 1 आना चाहिए, तो ये भी आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे आया है। तो n बराबर m के लिए भी कथन क्या है, n बराबर m के लिए भी कथन सत्य है। ठीक है, अर्थात इससे ये पता चला कि कथन जो है n बराबर m धन 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। इस तरह से गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ, नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। मेन ये वाला स्टेप है, अगर ये वाला कर लेंगे ना तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन है ऐसे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 का पावर 3 प्लस डेस n इंटू 3 का पावर n, हाँ 3 का पावर n। ठीक है, इसके इक्वल टू हमको लाना है, ये है 2n माइनस 1 और 3 का घात है n धन 1 धन 3 पूरे के बटा 4 फॉर ऑल n बिलोंग टू n, है ना। यहां पर जो भी रखना है n के जगह में वो प्राकृत संख्या रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सिद्ध करते हैं। सिंपल सा है ये भी, है ना। बहुत थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब कठिन है ऐसी वाली बात नहीं है, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इधर, यहां पर ये जो है ना गुणा है ना, दशमलव नहीं है, दशमलव मत समझ जाना ना, ये जो है गुणा है, 1 गुणित 3 है, ये 2 गुणित 3 का वर्ग है, ये 3 गुणित 3 का घात 3 है, इस तरह से है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर n बराबर 1 के लिए सबसे पहले देखेंगे, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बताइए कितना होगा, 1 गुणित 3। ठीक है, इसका मतलब 3 1 का 3। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में मान को रख दो, तो अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 ऋण 1 3 का घात 1 धन 1 धन 3 बटा क्या हो जाएगा 4। अगर इसको हल करेंगे तो ये 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो ये हो गया 1 गुणित 3 का वर्ग धन 3 बटा कितना आया 4, और हल कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 3 तिया 9, तो ये हो गया 9 और 3 12, 12 बटा 4 माने कितना आ गया 3। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 1 के लिए ये प्राप्त हुआ हमको, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। तो n बराबर 1 के लिए क्या हुआ, कथन सत्य है। तो यहां पर लिखेंगे n बराबर 1 के लिए कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो आगे हम लोग और देख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे n बराबर m के लिए, है ना, तो अतः लिखेंगे यहां पर n बराबर m के लिए कथन सत्य होगा। ठीक है, और ये जो m लिए है ना वो कोई अलग मेंबर नहीं है, उसी जो प्राकृत संख्या है उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर चलिए रख देते हैं। यहां पर अगर हम लोग रखें तो यहां पर देखिए ये हो गया m रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 3 धन 2 गुणित 3 का वर्ग धन 3 गुणित 3 का घात 3 धन डैश यहां पर आ जाएगा n गुणित 3 का घात n। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा m रखना है ना, तो ये m हो जाएगा, सॉरी ये गलत लिखा, यहाँ पर m हो जाएगा। ठीक है, उधर भी m रख लेंगे, तो यहाँ पर भी m रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 3 का घात m प्लस 1 और प्लस 3 बटा कितना होगा 4। जब भी यहां पर लिखेंगे n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए कथन सत्य है। ठीक है, अगर लिखेंगे n बराबर m के लिए सत्य है तो दोनों पक्षों में m रख देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, कितना जोड़ना है, यही मेन है, कितना जोड़ना है।
अगर ये आप समझ गए ना तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो कितना जोड़ना है यहां पर देख लीजिए। तो यहां पर देखिए लास्ट कितना लिखा है, n इंटू 3 का घात कितना लिखा है, n। तो अगर मैं n के जगह में m+1 रखूं तो ये हो जाएगा m+1, और यहां पर भी m+1 रखूं तो ये भी हो जाएगा m+1। तो कितना बना, m+1 इंटू 3 का घात m+1। तो इतना हमको दोनों पक्षों में जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, है ना, दोनों पक्षों में लिखेंगे m+1 इंटू 3 का घात m+1 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देता हूं, 1 गुणित 3 धन 2 गुणित 3 का वर्ग धन डैश डैश डैश, छोड़ो, ये हो गया m इंटू 3 का घात m धन इतना हो जाएगा m धन 1 गुणित 3 का घात m धन 1। ये हो गया लेफ्ट साइड जुड़ गया। तो इधर भी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m-1 इंटू 3 का घात हो जाएगा m+1 प्लस 3 बटा कितना आ गया 4। ठीक है, धन कितना जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे m धन 1 गुणित 3 का घात m धन 1। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसका हम लोग इसी साइड को हल करेंगे, इधर को हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस साइड को देख लेते हैं एक बार। तो हल करेंगे तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें 4 का गुणा कर दीजिए और इसको ऊपर ले जाइए। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा 2m ऋण 1 इंटू हो जाएगा 3 का घात m धन 1 धन 3 धन इसमें 4 गुणा हो जाएगा 4m धन 1 गुणित 3 का घात m धन 1 पूरे के बटा क्या आ गया 4। ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैं क्या किया, बस ये 4 को यहां गुणा कर दिया और फिर ये कहां चला गया ऊपर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इधर सेम को पहले हल करेंगे। तो इसको और इसको देखिए, ठीक है, ये दोनों सेम दिख रहा है तो ये +3 को बाद में लिखता हूं। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं 2m-1 ठीक है, इंटू हो जाएगा 3 का घात m+1, फिर +3 को नहीं लिखता हूं, पहले इसको लिख लेता हूं, +4m+1 और ये हो जाएगा 3 का घात m धन 1। ठीक है, इसका 3 का घात हो जाएगा m धन 1। तो ये +3 बाद में लिख लेता हूं, प्लस क्या आ गया 3 पूरे के बटा कितना है, तो देखिए यहाँ पूरे के बटा कितना लिखा है 4। तो यहां पर ले लेते हैं 4। अब इसमें से हल कर लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आया, 3 का घात m धन 1 आया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर कितना बचा 2m-1, इसमें 4 का गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 4m धन 4 प्लस 3 बटा कितना आ गया 4। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहां पर देखिए इसको अगर हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 का घात m धन 1 और ये हो जाएगा 2m और 4m जुड़ गया तो कितना m आ गया 6m और यहां पर 4 में 1 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, 4 में 1 गया तो कितना बचेगा 3 धन कितना आया 3 बटा कितना आ गया 4। ठीक है, अब इसमें से देखिए इधर एक पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का घात m धन 1 हो जाएगा और यहां पर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बनेगा 3 और ये हो जाएगा 3 को बाहर निकाल देता हूं, गुणित 3 हो गया और ये हो जाएगा 2m धन कितना हो गया 1 धन 3 पूरे के बटा कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। अब इसके बाद देखिए इसका घात, चूंकि ये दोनों सेम है तो इन दोनों का घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो अगला हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा 3 का घात m धन कितना हो गया m धन 1 मीन्स क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम लोग वैसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए इस m को भी m धन 1 के रूप में लिखना है। तो इस m को m धन 1 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए इसका लास्ट टॉपिक इस यहां वाले को लिखना है। तो यहां पर देखिए क्या है -1, तो -1 लाना है। तो बताइए
धन 1 को -1 कैसे लिखूंगा? तो यहां पर देखिए मेरे को -1 लिखना है। अब -1 लिखना है तो मैं कितना का जोड़ू की घटाऊं कि +1 आना चाहिए? तो सामने में सिंपल सा है, कितना लिखना पड़ेगा? 2। तो ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ऋण 1 लिखूंगा इतने को, है ना, और ये हो गया 2a। ठीक, तो इस तरह से होगा। प्लस कितना आया? 3, पूरे के बटा कितना हो गया? 4। ठीक है, अब इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आ गया हमारे पास 3, m धन 2 को हम लोग लिख लेते हैं m धन 1 लिख लेंगे, और यहां पर आ गया बड़ा कोष्टक ले लिया, यहां पर 2 कॉमन, तो ये आ गया m धन 1 ऋण 1 आ गया, और धन 3 पूरे के बटा क्या आ गया? 4। तो यहां पर जितना m धन 1 है उसको बार लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा m धन 1 का बार, और ये भी हो जाएगा m धन 1 का बार। तो यहां पर देखिए आ जाएगा। अब देखिए रखेंगे तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर m धन 1 रखता तो 2 कोष्टक में m धन 1 ऋण 1 आना चाहिए, तो देखिए यहां पर आया है 2 कोष्टक में m धन 1 ऋण 1 आया है, और इंटू 3 का घात m धन 1 धन 1 आना चाहिए, तो ये देखिए आया है 3 का घात m धन 1 धन कितना आया है? 1, और धन 3 बटा 4, तो ये भी आया है। ठीक है, अर्थात n बराबर m धन 1 के लिए भी कथन क्या है? सत्य है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको हल करना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसी के अगला टॉपिक के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।